talking about them. These have not been glorified in the media earlier. And the first bit of, AatmaNirbharta, self-reliance, is self-belief. And when you hear stories of regular people around the country doing stuff, right, and they are highlighted on Mann Ki Baat, it gives crores of people belief that they can also do it. If he can do it, I can do it. Right? And that's really important, because it is self-belief that will then go on to lead to self-reliance. Right? The other is the whole diverse range of topics, from culture to food to startups to health to any topic. Right? It's covered. Right? And it's a national perspective. It's a bottom-up thing. And I think that is what the magic of Mann Ki Baat is. And if he wasn't Prime Minister, he could have replaced you, Ronak. He is so good on radio. He is so good on radio. Yeah. Right. But I'll stop here. I've got many things to say. I'll stop here. Thank you, Sanjeev. अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे. सुनिए, बात नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए. Is it Valmiki's Ramayana or is it Tulsidas' Ramcharitramanas? Which is more famous? Guess कीजिए. Okay, Valmiki or Tulsidas? How many Tulsidas? सब अपनी जगह पे हैं, yes. बट आज जो है तो तुलसीदास का जो रामचरित्र मानस है, वही हम देखे, हम बचपन में ग्रो कर रहे थे तो रामायण देखे, वो बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि वो एकदम पॉपुलर था और हम रिलेट कर पाए उस स्टोरी से, और इसीलिए तुलसीदास की स्टोरी चली आ रही है. मैं कह रही हूँ मन की बात भी इज द रामचरित्र मानस. इट इज पॉपुलर, इट इज टेकिंग एवरीवन्स वॉइस. एंड इसलिए आज मैं अब इनवाइट करूंगी मोहम्मद को, मिस्टर अब्बास, जो कश्मीर से आए हैं और ये 99th एपिसोड में आए थे मन की बात के, और उसके बाद से बहुत चमका है इनका कि एफपीओ का ये क्या है, इसमें हमें क्या मिलेगा और इसमें जो है कौन से फ़वाइद है हमारे लिए. तो सीबीबी जो है उनका इसमें मेन रोल है, वो हमारे पास आए और हमारे जो फार्मर्स है अवेयरनेस कैंप की है और उनको जो है इसमें बहुत सारा फ़ायदा ये सब कहकर उनको मोटिवेट किया. और प्रैक्टिकली जो हमने रिसेंटली मैं कहूँगा कि 2 कंसाइनमेंट हमने दुबई भेजे अरब एमिरेट्स में. तो इसमें जो फार्मर्स का रोल है, जो भी उनकी पैदावार है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स है बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है. उसमें ना कोई पेस्टिसाइड्स है ना कोई यूरिया इस्तेमाल होता है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक. और हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लोटस सिस्टम है हिंदुस्तान के कोने कोने में जा पहुँचे और लोग इससे इस्तेफादा कर सके. क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं जो भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें या तो यूरिया इस्तेमाल हो रहा है या तो पेस्टिसाइड्स, जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है. इसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 99वें एपिसोड में हमारे इस एफपीओ का तज़किरा करके, मैं ये कहूँगा कि जब से मन की बात में हमारा एफपीओ आया है हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई, हमारे पास हम कहेंगे कि उतने वेजिटेबल्स है ही नहीं जितनी हमारी डिमांड इस वक्त है. तो उसके लिए मैं और साथ ही साथ इसके और भी हमारा जो है तवज्जो जाना चाहिए. 2014 जो कि सबको पता है एक सैलाब आया था, एक डिज़ास्टर कश्मीर में, जिसमें जो है बहुत सारे इलाके मुतासर हुए. उनमें से जो मेन इलाका है वो है मीर बैरी डल, जो झील डल के नाम से जाना जाता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है झील डल. हम वहीं के बाशिंदे हैं, हम वहीं के फार्मर्स हैं.
हमारा जो ये कमल ककड़ी है, लोटस स्टेम, ये बहुत मुतासिर हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हुआ। हमारे फार्मर्स जानते हैं कि वो किस तरह हमने दोबारा ग्रो किया, किस तरह हमने दोबारा ये जो कमल ककड़ी है, किस तरह इसकी ग्रोविंग दोबारा स्टार्ट की। तीन साल बस ये कुछ महीने हुए हैं। इसके बाद सीबीबीओ के अवेयरनेस कैंप के बावजूद एग्रीकल्चर का इसमें मेन रोल रहा है, जिसकी वजह से हमने कॉन्साइनमेंट्स जो है अरब एमिरेट्स में भेजे, दुबई में भेजे हैं, और उसके अलावा लोकल जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों तक जो ये बात हमारे ज़रिए पहुंच ही नहीं पा रही थी। जो मन की बात, उसमें जो एक असर है मन की बात, उसमें ये जिक्र आया एफपीओ का, तब से जाकर हमारा ये जो लोटस स्टेम है ज़्यादा फेमस होने लगा, हमारी डिमांडें बढ़ने लगी। से जाकर हमारा ये जो लोटस स्टेम है ज़्यादा फेमस होने लगा, हमारी डिमांडें बढ़ने लगी। जितने हमारे पास डिमांडें आ रही है, तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि नौकरी ये तो मिलने वाली आसानी से नहीं है। तो हमने फिर ये सोचा कि अब क्या करें, अब हम कौन से शोबे में जाए जहां से हम अपने लिए रोजगार फराहम कर सके। तब जाके एफपीओ का कंसेप्ट हमारे जहन में आया, उसमें जुड़े, और 250 फार्मर जुड़ाने में हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता मन की बात में मोदी जी ने जब एफपीओ का तज़किरा किया तो 250 के बजाय इस वक्त 500 फार्मर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो अब बस मैं सब की तरफ से, क्योंकि बैठ के मैं अभी बोल सकती हूँ, बट मैं सब की तरफ से, एंड आई एम श्योर एवरीवन आज जो तुम्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहेंगे, मतलब दिल से कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है, तुमने किया है। एंड अगेन आई वुड से दैट यस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल वॉइस दिया, और अब तुम्हारी जर्नी और है, मतलब यू हैव टू गो इंटरनेशनल, दुबई चले गए हो और पूरे इंडिया के कोने कोने पे पहुंचो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में है, ऑफ कोर्स मन की बात रेडियो प्रोग्राम है और हमारे देश का सबसे लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम है, बट वी हैव विथ अस आरजे रौनक, जो कि खुद बहुत लोकप्रिय आरजे हैं, और बहुत ही ही इज अ हाउस होल्ड नेम इन स्पेशली नॉर्थ इंडिया। रौनक, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द प्रोग्राम, बिकॉज यू बीन एन आरजे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सिर्फ थैंक यू भी इतनी तालियां बजने लगी, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, नमस्ते। ओके, सो किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैंने उनसे वही कहा जो श्रद्धा ने अभी शुरू में कहा था कि लंच के बाद का सेशन कंडक्ट करना। सो प्लीज जितने लोग इस वक्त थोड़ा चीयर अप, कम ऑन एवरीवन। और पीछे जो बालकनी में यंग इंडिया बैठा है वो मोबाइल साइड करके बैठे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मुझे छोड़ के, उन सारे लोगों से मैं भी वो कुछ गैदर करने आया हूँ जो शायद इतने सालों से भी मैं सीखता आया। और एक बार फिर से सबका स्वागत करते हुए और थैंक यू बोलते हुए कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का। और अब्बास भाई, सबसे पहले तो बधाई आपको सबकी तरफ से। और मैं आपको छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा, कमल सिर्फ नेशनल फ्लावर नहीं है। और सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जितने नंबर्स आपने बोले, अगर आप एक बार नंबर्स बोलने के बाद सबसे कहते कि 2 भी बता दो जो मैंने रिपीट किया, तो शायद कोई नहीं बता पाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। और सर, मैं 2 सीवी ले आया हूँ, प्लीज हेल्प करिएगा मेरे 2 दोस्तों को उन्हें। बट जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आकर और सबने मुझे रेडियो और
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट करते हुए कि वो भी अब मन की बात, और सर ने भी कहा कि वो अब आपसे आपकी पॉपुलैरिटी, मैंने कहा हाँ, एक अगर रेडियो अगर आप सुनते हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी, तो एक बड़ा ही पॉपुलर सा कल्चर है कि हर रेडियो चैनल अपने आप को नंबर 1 बताता है और हर रेडियो चैनल पे कम से कम एक ऐसा आरजे है जो अपने आप को नंबर 1 बताता है। लेकिन मन की बात के आने के बाद हमें लगता है सिर्फ एक ही रेडियो जॉकी है जो इस वक्त सच में नंबर 1 है। और क्योंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो मुझे अच्छा लगा ये रिलेट करके कि मन की बात ने भी सेंचुरी मार दी है। सो कंग्रेचुलेशंस हर उस व्यक्ति को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। जब शुरुआत हुई थी, मुझे अभी भी याद है, जब पहला एपिसोड ऑन एयर होने वाला था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और बड़ी जोकिंगली मैंने कहा क्योंकि मैं मंडे टू सैटरडे शो करता हूं इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने संडे चुना जिससे कंपटीशन लेस रहे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह पर जहां भी हमारा रेडियो स्टेशन जाता है, हमने उस प्रोग्राम को वहां पर लोगों से जब साझा किया, शेयर किया, सो जो एक्सपीरियंस आया, जैसे अब्बास ने शेयर किया, हर एक व्यक्ति, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे संवाद का जो मेन टॉपिक है आत्मनिर्भरता, उसने लोगों को इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि जैसे अब्बास ने कहा कि कब तक मैं इंतजार करूंगा कि मुझे कुछ मिले, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक कदम बढ़ाकर मैं ही उसकी तरफ बढ़ूं। सो इस आत्मनिर्भरता ने हम सबको हर तरीके से, जिसकी शुरुआत घर में छोटे छोटे काम करने से हुई, लेकिन फिर जब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम घर में बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं तो कुछ क्या हम अपना भी शुरू कर सकते हैं। और आज इतनी स्टोरीज हैं, एंड थैंक्स टू रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं इस पूरी कैटेगरी का, इस पूरे सेक्टर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि लोगों ने अपने अपने लेवल पर हर एक रीजन में, हर एक शहर में और नेशनली ऐसी स्टोरीज ले आए, ऐसी इंस्पायरिंग कि उस बात ने, जैसे संवाद से आत्मनिर्भरता, उस बात ने और 4 लोगों को मोटिवेट किया। फिर वो 4 से 40, 40 से 400 और 400 से कितने हुए, सर ने वो नंबर्स ऑलरेडी हमसे शेयर किया। सो ये है एक पावर संवाद का। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगा जब हम कम्युनिकेट करते थे रेडियो पर, जो कि अभी भी कर रहे हैं, कि लोगों ने दूसरों की गलतियों से सीखा, जो कि सबसे अच्छी बात थी। लोगों ने वही गलती नहीं करी। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने फिर से वो किया जो किसी और ने करने के बाद उनको दिक्कतें आई थी। लेकिन लोगों ने, चाहे वो घर से टिफिन बनाकर लोगों तक पहुंचाना हो, चाहे लोटस एम का आपने बिजनेस बताया, एग्रीकल्चर में एक छोटी सी कोशिश हमने भी करी, जहां पर हमने सोचा कि अगर आज हम इतने पॉपुलर हैं डिजिटल माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, तो क्यों ना हम एक ऐसे सेक्टर को टारगेट करें जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जो कि है कृषि। तो क्या हम कुछ ऐसा एक प्रॉफिटेबल मॉडल ला सकते हैं और क्या किसानों को फंडिंग दिलवाकर उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं? क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर बनता है तो वो पहले अपने परिवार के लिए, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए, फिर अपने कस्बे के लिए, फिर पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। और अगर वो एक इंस्पिरेशन बनता है तो शायद एक स्टोरी को देखकर ही, योर स्टोरी, शायद और भी ऐसी स्टोरीज, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी ऐसी तमाम स्टोरीज हम रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप लोग प्लीज इससे जुड़े और आगे भी इसमें साथ दें। और इसने सेंचुरी पूरी करी है, उम्मीद करता हूं ये डबल शतक भी जरूर लगाएगा। मन की बात। रौनक, अब मैं समझ रही हूँ तुम्हारा नाम रौनक क्यों है। मतलब वेरी लवली एंड बहुआ है क्या नाम? हाँ, मेरे एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। अच्छा। और नमस्ते, यही उसकी आवाज है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने उसे सुना है और सर ने उसे रिकॉग्नाइज भी किया, पर सर इस बात से खुश थे कि कभी बउआ ने उन्हें कॉल नहीं किया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज। थैंक यू सर। Excuse me, ma'am. अब मैं कोशिश, सॉरी। Excuse me, ma'am. यस। I will take this opportunity to ask something from Mr. TV Mohandas Pai ji. Can we do it after 2 minutes? Please. Yes, because अभी एक और पैनलिस्ट हैं। Thanks. हम उनको उनसे क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद और बड़ा सवाल है कि आपको माइक दिया किसने? नहीं, जरूर आएंगे। थैंक यू। यस सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री रवि कुमार नारा जी को, वो दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कि सर आप बोलिए हमें, हाउ आर यू सीइंग मन की बात, और
और आप थोड़ा अपने मन की बात यहाँ पे रखिए कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ आज इंडिया में कैसे देख रहे हैं? आज इंक्लूसिव ग्रोथ का बारे में बात करना है तो इंडिया 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली इंडिया के पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग 25% पॉपुलेशन है। एज पर द ऑफिशियल सेंसस 22.5% है। तो इनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस राइट फ्रॉम द बिफोर इंडिपेंडेंस बैकवर्ड देन एनी अदर पर्सन इन द कंट्री दैट एवरीबडी नोस, सभी को मालूम है ये बात। तो मगर जब इंडिपेंडेंस आया तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिला है, क्योंकि जॉब क्रिएशन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स में हुआ है, रेलवेज में हुआ है, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। एक जमाना ऐसा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत थे, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए ये समाज से कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन जब अभी 75 इयर्स जब पास कर रहे हैं तो माहौल बदल गया है। अभी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज से पढ़े लिखे से लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIM से, IIT से, NIT से वैसे पास आउट होके बाहर आ रहे हैं, लेकिन आज जॉब क्रिएशन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक जमाना था जॉब्स थे, कैंडिडेट्स नहीं थे। आज कैंडिडेट्स है लेकिन जॉब्स नहीं है। और इस अवसर पर हमने डिक्की एज अ डिक्की ऑर्गेनाइजेशन वी थॉट कि ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना ही है, क्योंकि इट इज सर्टेन दैट गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट मोर जॉब्स। तो एक अल्टरनेटिव मेथड इज द एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, whereas entrepreneurship is not a well known to the community. So now as a Dicky, what we are playing the role of identifying the business opportunity, mentoring them, guiding them, and connecting them to the market, and giving the skill development programs, EDP programs. Like that we are able to inculcate the culture of entrepreneurship, and by which we are also trying to solve the unemployment problem. And these sections, अगर आप देखा गया इनका ग्रोथ के बारे में, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब 2015 में हम मिले थे, हमारा 10th एनिवर्सरी यही हाल पे हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया था हमारा 10th एनिवर्सरी। तो मैं वेरी क्लैरिटी से बोल सकता हूं, दलित समाज के विकास बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 क्लियरली वी कैन डिवाइड इट। बिकॉज अगर दलित समाज का विकास के बारे में सोचते हैं तो गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, अरे बेचारे इनको दो सिलाई का दुकान दो, नहीं तो एक चप्पल का दुकान खोलने दो, नहीं तो ये किराना शॉप खोल लो, ऐसे छोटे छोटे, दो गाय दो, दो बकरी दो, ऐसा स्कीम रहते थे। लेकिन अभी 2014 से जब हम बात करने शुरू कर दिए मोदी जी के बाद में, आज के तारीख में एक शेड्यूल कास्ट लोगों को 15 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी वेंचर कैपिटल मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, वी हैव सीन सो मेनी, हम सक्सेस स्टोरी स्टडी करते हैं, देश विदेशों में भी क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, अमेरिका का ब्लैक्स कैसे ऊपर आए हैं, तो उनको क्या सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, वो क्या मेथोडोलॉजी वो अडॉप्ट किए थे। ऐसा कि आज एक ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम 30 अप्रैल को एक MOU भी करे हैं, दिल्ली आए थे वो लोग। तो वहां सक्सेस स्टोरीज क्या है वो स्टडी करके यहाँ हम सजेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से ही उसका रिजल्ट ही है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। So since independence, this is the biggest financial inclusion program है Stand Up India, wherein anybody can get 1 करोड़ रुपए तक without any collateral security in every branch। जैसे देश में जितने भी बैंक्स है, सभी बैंक्स का ब्रांचेस मिलाए तो 1,25,000 है। तो 1,25,000 ब्रांचों में मिनिमम 2 लोगों को, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला लोगों को देने का जो योजना किया है, इट्स बिगेस्ट हिस्ट्री है एंड मोस्ट सक्सेसफुल है। आज को देश के कोने कोने पे, इवन विलेज लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंड ऑल्सो अनदर ग्रेट क्रिएशन इज द नेशनल SC/ST हब। ये SC/ST हब जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, अरुण जेटली जी ने बोला कि ये डिक्की का सूचना से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट बजट स्पीच में मेंशन किया गया।
तो ये SC/ST की हब क्रिएट होने के बाद में इनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, इनका टोटल मेंटरशिप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिल रहा है। सो ऐसा चीज बहुत ये हो रहा है। तो आज मैं फकर से बोल सकता हूँ मोदी जी का जो सपोर्ट यह हुआ है तो उससे बहुत ही बदलाव आ रहा है समाज में। और एक बात, ये मन की बात की जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि योजना तो सभी सरकार बनाते हैं, कई जीवो निकालते हैं, तो वैसे लोगों को जिनको मालूम होना उनकी मालूम होता है, लेकिन वो आम आदमी को नहीं मालूम होता है। एक कॉमन मैन को क्या योजना गवर्नमेंट सोच रहा है और गवर्नमेंट का सोच क्या है और लोगों का सोच क्या है, ये दोनों कभी भी नहीं मिलते थे। लेकिन ये मन की बात आने के बाद में जो सरकार का सोच है, जो नेता का सोच है और लोगों का सोच, दोनों जोड़ रहे हैं और ये पॉलिसी फील्ड लेवल तक जा रहे हैं। हम इतना ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर बैंक मैनेजर करे लोन के लिए गए तो नहीं ऐसा हमारे करे कोई सिस्टम नहीं है, लोन आपको नहीं दे सकते। तो कॉमन मैन पूछ रहा है क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं भाषण सुना हूं और मुद्रा में मेरे को 10 लाख रुपए तक लोन चाहिए, वो रिकॉर्ड करके भी दिखा रहा ब्रांच मैनेजर। अच्छा, तो उतना एस्टीम बढ़ गया है। अरे वो कागज में भी नहीं है भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह से बोला है, इतना डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, विद दैट कॉन्फिडेंस इज एंटरिंग इनटू बैंक मैनेजर बोलता है मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है विदाउट सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए देता हूं बोल के, आप कैसे मना कर सकते? सो दिस इज द चेंज द मन की बात है। तो मन की बात जो लोगों को, पूरे लोगों को जोड़ने का और जो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझने का और उसका एग्जीक्यूशन होने का, ये 3 सिस्टम्स को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मन की बात से हो रहा है। एंड दिस आई थिंक ये तो हिस्ट्री है, देश में इतने कंटिन्यूअसली करना भी बहुत ये है एंड दिन पर दिन पॉपुलरिटी होता है। आई एम श्योर और आगे वाले दिनों में और मोर इंटरैक्टिव भी हो सकता है। मोदी जी का जो सोच है इस लेवल पे लोगों को जोड़ने का ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। रवि जी, आप मैं सोच रही थी जब आप बोल रहे थे रवि कुमार नारा, तो मैं सोची आप नारा लगाने मतलब विद पैशन, विद ड्राइव एंड यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप ये मैं कहना चाहूंगी हम सबको, कहना नहीं, हम सब आई थिंक हम जाएंगे, ये इवेंट हो जाएगा, हम सुन रहे हैं, रात में सोएंगे, सोने से पहले एक चीज रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गिल्टी हूँ, हम सब इस चीज के गिल्टी हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है एंड वी ऑलवेज थिंक कि मेरा दर्द, मेरा पेन, मेरा एम्बिशन, मेरा ड्राइव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज and India has thousands and millions, and I just sometimes wonder that Prime Minister, when he selects stories, he has to select out of 1.4 billion people, out of so many states, out of so many communities, out of so many voices, and selecting and bringing that story, वो आसान काम नहीं है। और हम अपनी तरफ से यही कह सकते हैं कि दूसरों के लिए ताली नहीं बजाएं तो कम से कम दूसरे स्टोरीज के प्रति एक जागरूकता रखें, एक awareness that there is a story beyond my story, right? And I think that is to me Man Ki Baat. Man Ki Baat is transforming us to say, listen, there is a Mr. Nara, there is an Abbas, there is a Ronak, and of course there is a Mr. Mohandas Pai, Mr. Sanjeev Bikhchandani, हम सब हैं और अलग-अलग story से ही India की story है. And to me that is Man Ki Baat, and that's what I would like to, before we end and before we take the questions, मैं जल्दी से request करूंगी, and Mr. Pai, we can start from you. If you had to say what has Man Ki Baat meant to you personally? To me personally, government has come very close, as if it's a neighbor. And we listen to Prime Minister Modi, he gives us enthusiasm, he gives us hope, he gives us new information, he shows ordinary heroes whom we respect, he showcases the culture of this great country, he showcases the entrepreneurs and every ordinary person. The other day in the Padma Shri Award, when I saw the tribal from Karnataka barefoot walk up to Rashtrapati Bhavan and get that award from our president, I felt so proud of my country. An ordinary woman, poor,
from a remote village, did something great, and this country recognized her, and she came to the palace of the president, walked up barefoot in a traditional dress, with confidence, went to the president, and the president hugged her and gave her an award. This is a great country. That to me is the real democracy, the democracy of the people of this country, where every individual can aspire to reach the highest position, and the country recognizes them and gives them equal opportunities. Yeah. And the Man Ki Baat is a manifestation of that sentiment. Brilliant, sir. Thank you. Thank you so much. Sanjeev? You know, when Man Ki Baat started, I must have missed the first two. Third time, I was driving and I had the radio on and the speech came on and I listened and I just quietly parked the car on the side. And I sat for 20 minutes just listening, right? And I realized that he is such a good storyteller. He's compelling stuff, he's gripping stuff, right? And each individual program you listen to is just a few stories, right? But when you add it up across so many and you keep listening to it, it's a mosaic of the story of India. Yeah. And he tells it so well. That to me is Man Ki Baat. Well, thank you so much. Thanks. Ronak? वेरी सिंपल, इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला जो प्रोग्राम है वो एक रेडियो प्रोग्राम है, और ये एक रेडियो फ्रेटर्निटी का जो एक व्यक्ति है उसके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसा मीडियम जो इतने सारे लोगों तक पहुंचता है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस मीडियम को चुना जो हर एक इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है. सो मन की बात मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वही है, एंड आई फील रियली प्राउड व्हेनेवर ही केम ऑन रेडियो एंड ही स्पोक टू, एंड as everyone else has also experienced the same way, कि ऐसा लग रहा है वो एक समूह से नहीं, एक ग्रुप से नहीं, 140 करोड़ लोगों से नहीं, वो आपसे बात कर रहे हैं. So Thank you. Brilliant. Thank you. Abbas? मन की बात मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. मैं एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ टोटल 20,000 पॉपुलेशन है. मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे तबके उभर कर बड़े तबके से जा मिलते हैं. यहाँ पर आना शायद ही मेरे जहन में था, हत्ता कि मेरे गुमान में ही नहीं था कि यहाँ पर आऊँ. ये सारा क्रेडिट जो है मन की बात और श्री मोदी जी को जा रहा है कि यहाँ तक आए, आपसे मुलाकात हुई और अपनी बात यहाँ पर रख सकें. Ravi? Yeah. India is the greatest country in the world. By virtue of विश्व में कभी भी एक ही कंट्री में सभी तरीका का एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता. आपको कश्मीर है और राजस्थान डिजर्ट है, एंड आपको सी शोर है और माउंटेन्स है. एवरी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैन फाइंड इन इंडिया. Yes. सिमिलरली जो लोगों का डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, तो ये पूरे डिफरेंट रहने के बावजूद भी हम इकट्ठा है. इसलिए है कि लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है बहुत अच्छा है. तो इंडिया को अच्छा समझने में मोदी जी ने बहुत कामयाब हुआ है. लोगों का पल्स पकड़ा है, ये देश को क्या चाहिए और कैसे ला सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, वो पल्स पकड़ लिया. और मन की बात जो है ना, ये पूरे लोगों को जोड़ने का एक प्रोग्राम है, नॉट ओनली कल्चरली, रिलीजियसली एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो. इवन द एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोविड को मैनेज किया तो द मैसेज, कितने मिशनरी ऑफिसर मिशनरी भी उतना मैसेज पहुंचा नहीं सकते थे, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए कोई आदमी ऐसा है, एग्जाम्स कैसे पढ़ना, आप डरो मत एग्जाम्स के बारे में, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक बोला है? कोई स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट को टच करता है. अभी 99 एपिसोड्स में यू नेम एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट टच. तो एवरी सिटीजन, सी आई बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, सो इन 99 एपिसोड्स माय कम्युनिटी इज एड्रेस्ड और नॉट, आई सी दैट अट्रैक्ट्स मी मोर. सो सिमिलरली एवरीबॉडी. तो ये जो मन की बात जो है ना, सही भी देश की पल्स है
और वो पल्स मोदी जी का नेतृत्व में अच्छा चल रहा है एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू गिव ए वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्रोइंग आवर कंट्री एंड वी विश द इंडिया विल बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब मुझे लग रहा है ये सेशन मन की बात ही नहीं बट मन की बात है, दिल की बात है, और सब बहुत दिल से आप लोगों ने बोला। थैंक यू सो मच एंड यस प्लीज। बोल दीजिए, सुन लेंगे हम। लाउडली बोल दीजिए। हमारे घरों में पाकिस्तान बमबारी करता है। 18 से पहले हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता था, बट आज वही पाकिस्तान डिस्प्लेस खुद हो गया। एंड सेकेंड थिंग, रौनक जी जैसे आपने बोला और हंसा के बोला, मैं यही बात बोलूंगी कि मोदी जी ये फर्स्ट सेंचुरी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, एज ए बड़ा भाई, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फादर, हम सेकेंड सेंचुरी भी आपके हाथों से ही चाहते हैं मन की बात की। और जब हमारा देश 100 साल पार करेगा, हम तब तक आपकी उम्र की कामना करते हैं और आपकी हेल्थ के लिए विश करते हैं कि आप आए। हमें इतिहास पता चला। मुझे किसी ने बोला आपने ये जो कलर पहना है ना, ये सनातनी कलर है, आप किसी संस्था से हैं? मैंने एक ही चीज बोली कि हमसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। मैं सरपंच हूं, जम्मू से हूं। आपका नाम क्या है? बलवीर कौर, सरपंच त्रेवा। मोदी जी ने सम्मानित किया था 67 एपिसोड 26 जुलाई 2020 में, और दैट टाइम हमने वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर हॉस्पिटल बॉर्डर पे एस्टेब्लिश किए थे। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबसे आगे एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे अब्बास जी हैं, जहां कोई भी है, किसी भी रिलीजन से है, आप प्लीज प्रे कीजिए मोदी जी की बहुत लंबी आयु हो, क्योंकि हमें इस देश को नंबर 1 पे लेके आना है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, ये मन खुश हो रहा है। हमने मन की बात की और ये हम सब एनर्जी से क्विकली क्वेश्चन पूछिए, पूरे जोश में है। हाँ सर, आप भी, इफ द माइक इज नॉट देयर, स्पीक। नो, बात करूं, आज उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं, और अभी रवि जी ने भी कहा कि मैं दलित हूं, कि जो शोषित वंचित है, जब तक वो उनका उत्थान नहीं होगा तो भारत को जिस लेवल पे वो ले जाना चाहते हैं, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। वो रवि जी ने खुद कहा, मैं जुड़ा भी इसलिए ज्यादा हूं मन की बात से। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड रोबोटिक साइंस, कंप्यूटर साइंस के सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें शोषित वंचित रहते हैं, अभी कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया बच्चों का। अब दिक्कत क्या आई कि उन घरों में या तो मोबाइल नहीं है तो सिर्फ एक है, वो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं। तो आपकी सहायता से, आप जैसी कंपनियों की सहायता से, जहां CSR के थ्रू उन हर झुग्गी झोपड़ी 2-2, 3-3 हजार झुग्गी होती है, दिल्ली में लगभग 900 हैं ऐसी झुग्गी झोपड़ियां। तो अगर वहां पे आपके थ्रू उनको एजुकेशन का कुछ ऐसा माध्यम उपलब्ध हो जाए आप जैसी कंपनियों के थ्रू, ताकि शोषित वंचित ऊपर उठ सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।
टाइम हो गया कि हम कंटिन्यू करें? ऐसे तो बहुत मन वाली बातें हो रही हैं, वहां पे भी है। ओवर हेलो ओवर 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 ठीक है। एक चीज तो बनता है, इतना इतना हमने सीखा और इतना मजा किया और इतने दिल वाली बात हुई है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मन की बात। आई वुड से गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू ऑल द पैनलिस्ट्स हु हैव, मतलब लगा कि बहुत ऑथेंटिक और रियल कॉन्वर्सेशन हुआ है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर celebrating today मन की बात। Yeah, Hello. thank you. Thanks. Before you conclude, can I just give you the last question? Please, only for half a minute. कहाँ पे हैं आप? Yes, I am here in the front row. तू पकड़ ले। हाँ, बोलिए। माइक तू पकड़ ले। खड़ी हो जा। हेलो, जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि हमारी स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी है, तो ये बात सच है कि मुझे भी लगता है कि मेरी स्टोरी शायद सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अच्छी स्टोरी है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे काम के लिए हम लोग प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, इस बीमारी के बारे में। इट्स ए वेरी लेसर नोन डिजीज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 95th एपिसोड में माननीय मोदी जी का सोलन एक छोटे से शहर में जब आना हुआ और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे हुए बच्चों को अपनी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए जब वो रुके और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको मन की बात में कवर करने वाला हूं और 95th एपिसोड में ये स्टोरी कवर हुई। आपसे केवल यही बात शेयर करूंगा कि जब तक मैं 13 साल का था तो मैं फुटबॉल खेलता था, 2 एनसीसी कैंप्स अटेंड किए और यू कैन से दैट एवरीथिंग वाज देयर विद मी। बट उसके बाद धीरे धीरे एक बीमारी ने आके मुझे ग्रसित किया और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ये है बीमारी। आपको ये नहीं पता चलता कि कब इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हो गए और एक समय आता है कि आपको व्हील चेयर बाउंड होना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स जो आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट हैं, दिस इज ऑल्सो ए मसल। यू डोंट नो इवन व्हेन द लास्ट ब्रेथ विल कम। इसको चलाने के लिए हमने फिर जब हमारी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी हो गई तो हमने एक बीड़ा उठाया कि हम लोग इसके लिए कुछ करेंगे। कुछ करेंगे का विचार केवल 10 फुट बाई 10 फुट के कमरे में हम 3 भाई बहनों ने सोचा। 6 में से 3 लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी और उसका स्वरूप बनकर जो आया वो आज एक 7 मंजिला रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसपे लगभग ब्रिलियंट CSR बहुत मतलब देखिए आपने अपने दर्द से सबके लिए सॉल्व किया है। तो ब्रेथ क्या हो, कब आए कब जाए, हम लोग को किसी को नहीं पता ना कि कब क्या होगा, बट यू मेड मीनिंग आउट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। इनफैक्ट आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, 20-30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखी है और आज हमारे पास सैकड़ों लोग ऐसे निकले हैं, दे आर विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दे आर हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स इन देयर फैमिलीज। तो ये एक सेंटर जो है न केवल भारतवर्ष का बल्कि एशिया से लोग यहाँ पर आकर लाभान्वित हो रहे हैं। अभी इसका इलाज नहीं निकला है और इसकी दवाई की कॉस्ट आप सुन के हैरान रह जाएंगे जो बाहर के देशों में निकली है। एक मेडिसिन की कॉस्ट SMA टाइप का इलाज निकला है जिसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपए है और अभी दे आर नॉट श्योर कि ये इलाज निकल आया है, परंतु DMD इसकी ग्रेवेस्ट टाइप है। हम दुआ करते हैं कि जल्दी इसका इलाज भी निकलेगा बहुत जल्द ही। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप ही नहीं, मन की बात के जितने भी यहाँ स्पेशल इनवाइटीज है, वी वंस अगेन heartiest welcome to you again and thank you. And Shraddha, you've been spectacular the way you articulated the session. I'm going to request my Director General DD News, Priya Kumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Ma'am, please come on the stage so that we felicitate our power-packed panel moderated by Shraddha Sharma, RJ Sonak here.
Thank you very much, RJ Sonak. TV Mohandas Pai, who has also appeared on many special shows on Doordarshan, including my show, DD Dialogue. Sanjeev Bikhchandani ji. RJ Ronak is there. Ravi Kumar Nara ji and Mohammad Abbas Bhatt for Man Ki Baat mention from Jammu and Kashmir. We would like to say thank you very much as a mark of our gratitude, taking out time and making this inaugural session, this particular Jan Samwad se AatmaNirbharta, very special. Mohandas Pai, thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Sanjeev Bikhchandani ji. Thank you so much. It was lovely hearing you and the growth story of Naukri.com. Thank you. Also, Mohammad Abbas Bhatt from Kashmir. And RJ Ronak. Thank you, Priya Kumar, DD News. And Shraddha, we won't let you go like that. Please come forward, step forward, and please accept our gratitude. Thank you, the way you conducted the entire session. It was very absorbing. Man to nahi kar raha tha, lekin time up, you see, time ka constraint tha. We had to wrap it up. Thank you so much. Thank you, Priya ma'am. Thank you so much. Important to actually, as you said, mainstream this music simply because we ourselves in India are losing touch with our own heritage when it comes to music, our own culture when it comes to music, and music forms that are born in India, especially the ancient forms of music. We are sort of losing touch with it, and it's important to mainstream it. Thank you. रिकी जो बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके हमारी जिंदगी से, आपके हमारे बड़े होने से जुड़ी हुई हैं बहुत सी परंपराएं। जब बच्चे जन्म लेते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, परंपराएं होती हैं, बच्चों को सूर्य को दिखाया जाता है। और अब जब मैं बात करता हूँ नियोनेटल और पोस्ट नेटल एक्सपर्ट से, वो कहते हैं कि इसमें बड़ी सूझबूझ है, बड़ी अक्ल है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि परंपराएं जो उस समय के लिए सही रही हों वो हमेशा के लिए सही रहें, वो भी हमें बदलाव लाना होगा। लेकिन उन जड़ों को थाम के चलना, और ख़ासकर जब आजकल बात होती है कुछ खाने की, हम मिलेट्स की बात करते हैं या पेड़ों को बचाने की बात करते हैं, अपनी नदियों की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट का जिक्र जो हमारे लोकगीतों में बसा हुआ है, हमारे बड़े होने में, हमारे गाँवों में, हमारे त्योहारों में रचा बसा हुआ है, उसकी बात दोबारा जब हम सोशल मीडिया पे रील्स में देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया था इन सब बातों का हाथ, और अब फिर से हम उनको थामने चले हैं। मेरे साथ मेहमान हैं ऑनलाइन दाजी, जो एनवायरनमेंट और हार्टफुलनेस के बारे में हमसे कुछ बात करेंगे, और ये भी कि how are we going back to our traditions on the environment and as a way of living, and what is heartfulness? I hope we have our guests online with us. Okay, not to worry. Well, जगत जी आप का भी ये बड़ा फेवरेट मुद्दा है। जगत जी, स्पैरोज, गौरैया हमारे बचपन का हिस्सा रही हैं, लेकिन वो लुप्त हो गई, गायब हो गई। हम सब बचपन में उनको देखते थे, खेलते थे, उनके इर्द गिर्द हम उनके चित्र बनाते थे, लेकिन वो गायब हो गई। और भारत में कुछ लोग हैं जो अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं इन पवित्र कामों को। जगत जी उनमें से एक है, और उसके बारे में बताइए, और फिर उसका जो उससे जुड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट का, और क्यों जड़ों की ओर जाना
कैसे ज़रूरी है और क्या हो रहा है, वो बताइए। ये पृथ्वी जो है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ टाइप्स के जीव है, जिसमें से हम लोग इंसान भी एक प्रकार का छोटा सा जीव है। हर एक जीव कोई पर्पस लेके और कोई रोल के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऊपर वाले ने हमें भी कोई स्पेसिफिक रोल लेके यहाँ भेजा हुआ है और वो हमें परफॉर्म करना है। उसी को हम कहते हैं कि ये भी अच्छी तरह से जिंदगी जिए, अपना जो रोल लेके आए थे वो निभाया। 2008 में जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वर्ल्ड ओवर स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो रही है, तो बचपन में अपने आसपास बहुत रहती थी और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थे। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास किया, गौर से सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसमें से सब पता चला कि भाई ये नेगेटिव न्यूज़ को मैंने पॉजिटिव तरीके से ले जाने के लिए अगर मुहिम छेड़ी और नेस्ट का जो स्पैरो का स्टडी करके उसको जो लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से वो लुप्त हो रही थी, उसको वापस लाने के लिए काम शुरू किया। और धीरे धीरे ये काम इतना आगे बढ़ा कि इतनी सफलता मिली है कि इसमें अद्भुत काम हो सकता है। और ये हेरिटेज की बात करें हमारी, कि अगर हम नेचर कंजर्वेशन पे काम नहीं करेंगे या उसको साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो सभी के लिए जो क्लाइमेट चेंज बोलते हो या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, वो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में लेके हमें आगे जाना है, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ऑलरेडी लेट है। और मेरा ये कहना है कि मैं अगर अकेला अपने एक आदमी की मेहनत से, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेस्ट पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा हूँ, बांट रहा हूँ, मैं सेशंस कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी स्पैरोज की, जो मैंने दिए हुए नेस्ट में से है सक्सेस स्टोरीज उसकी पूरी लाइफ के बारे में। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक अकेला आदमी, मेरे फैमिली की सपोर्ट से, मेरे फ्रेंड्स और कॉरपोरेट्स की सपोर्ट से 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने वीडियोस डॉक्यूमेंट की है जो मेरे दिए हुए नेस्ट में है। यानी 2.5 लाख से ज़्यादा चीक्स मेरे नेस्ट में आ सकती है। अभी मेरा ये आपको सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये कहना है कि ये बात जब मन की बात में प्रधानमंत्री श्री ने 2017 में ली, उसके बाद में पूरे देश में से और कनाडा से लेके यूएसए से लेके हर जगह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बर्ड्स कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सफलता मिलती है। बहुत मामूली सा खर्च है और ये हमारा हेरिटेज था, हमारे संगीत में था, साहित्य में था, हमारे हर रोज के जीवन में था। और अब हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ये सब पीछे छूट गया है, हम 4 दीवार में कैद हो गए। ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बीइंग विच इज वर्किंग फॉर प्रॉफिटियरिंग, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर लाइफ्स। बट ये इसको अगर आप साथ में लेके चलोगे तो ये बहुत सुनहरा आपके लिए अवसर है और आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है कि उसका जब आप चर्पिंग सुनते हैं और आपके बनाए, आपके दिए हुए घोंसले में अगर 4-6 बच्चे आ गए जो आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उसका चर्पिंग सुनोगे तो बहुत मज़ा आती है। और ये अपना स्पेसिफिक रोल लेके आया है, वो हमको बेसिकली समझना है। जब हम छोटे थे तब समझ लीजिए कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग नहीं थे। साइंस बता रहा है कि ये जो पिछले सालों में आया है वो पूरी फूड चेन टूट गई है और इंसेक्ट्स और वो सब जो ये पक्षी घर के अगल बगल के खा जाते थे अभी वो नहीं है, या तो पेस्टिसाइड इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से ये सब मर जाते हैं। और उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है उसके शरीर के अंदर जो वायरसेस स्ट्रॉन्ग हो गए वो अलग रोग लेके अपने सामने आ जाते हैं और इसके ऊपर कोई जल्दी दवाई की असर भी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इसका कोई स्पेसिफिक रोल है और ये ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में पले बड़े हैं, ये फॉरेस्ट के नहीं हैं। तो ये पृथ्वी के हम मालिक नहीं हैं और इसको हमें अच्छी तरह से सभी जीव को न्याय देके सभी को साथ में लेके चलना है। बहुत शुक्रिया। जगत जी जैसे लोग तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, वो अपने
जीवन में अपने अपने तरीके से ये जो छोटी बड़ी साधनाएं करते रहते हैं जिससे हजारों लाखों लोग फायदा पहुंचाते हैं, कई बार जान नहीं पाते कि ये कौन सा तपस्वी है जो कहीं पर चिड़ियों को बचा रहा है या नदियों को साफ कर रहा है या पेड़ों को कटने से बचा रहा है। और मुझे लगता है कि हमें आसपास ऐसे साधकों को देखने की, उनके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज आवर हीरोज आर अमंग अस। हमने जो बात की इस समय, आप में से बहुत से लोगों को शायद थोड़ा सा लगा होगा कि ये एकेडमिक सी बातें हैं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, बुजुर्गों से बात करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। और आजकल हम जिस वक्त में हैं जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि children must code at the age of 4 and 5, otherwise their futures are ruined. This is what is being told to us. At that time, I think it's very necessary to remind ourselves that playing with birds, playing with mud, running after goats, this is what shapes us, what shapes our brains, what gives us cognitive thinking, and this is what we need to celebrate. इसी को तो बचाना है। मिट्टी से, मेरी बेटी, मेरा जहाँ घर है गांव में, लखनऊ से 1.5 घंटे की दूरी पे, तो वो मिट्टी से खेलती है, गाय बकरी के साथ खेलती है। उसके दोस्त बगल के खेतों से आके कोई मूली दे जाते हैं, और जो वो सीख रही है इस प्रोसेस में, वो कोई किसी भी ऐप के थ्रू वो नहीं सीख सकती, ये मैं जानता हूँ। तो जगत जी जैसे लोग उस शिक्षा व्यवस्था, उस सीखने की परंपरा के भी ध्वजवाहक हैं। They are the flag bearers of that tangible and intangible form of learning that our culture has given us over the centuries, which we have to preserve. So this is not just, ये सिर्फ गौरैया की बात नहीं हो रही है, ये आपकी मेरी बात हो रही है, हमारे बच्चों की बात हो रही है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं मिजोरम से, और अगर मन की बात में हमने उनके बारे में सुना नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि हम उनके बारे में नहीं जान पाते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा रोशन लियाना जी से। So would you like to tell us a little bit about, I was talking about going back to basics, going back to roots, and Jagat ji was speaking about the environment, and you have done tremendous work on rivers. Would you like to tell us about that? Thank you, sir. In his 90th episode of Man Ki Baat, our Honorable Prime Minister Narendra Modi has highlighted the effort and endeavor to save the dying river of Chitelui, a beautiful and historic rivulet which flows beside Aizawl, the capital city of Mizoram. Today, on behalf of the Save Chitelui Coordination Committee and on my own behalf, first of all, I extend a sincere thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending his concern, mentioning and endorsing the campaign, the ongoing struggle to save the Chitelui in his Man Ki Baat program. I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic, historic river. I would like to introduce to you the famous iconic Chitelui. Chitelui means river. So Chite River. Chitelui is one of the most important, notable, most renowned, and one of the celebrated river of Aizawl. The river is said to derive its name, Chitelui, due to the bland and unsalted water when it collided with a small stream, another stream called Sipui River, at the southern part of Aizawl. As a matter of fact, Chite means less salt, kam namak, less salt. Chitelui is situated at the eastern part of Aizawl city. The river has its source at the mountain ranges of what we call Bongkon at the northern end of Aizawl city. These beautiful rivers flows beside Aizawl city
and joins another river, Tuirial, which is longer and larger than Chite River. And the entire length of the river from the source till it confluents with Tuirial River is approximately 20 kilometers, which is bounded by patches of forested mountains on the opposing side. Apart from its scenic beauty, it is one of the natural resources which contribute much to the well-being of the city. Colorful wildflowers and large collection of flora and fauna are found in the region. And like many rivers in Mizoram, Chittalui is a tropical mountain river which is mainly fed by rainfall or rainwater from its catchment area. The Chittalui comprises of several mountain, major and important tributaries, around 19 in total. Among these tributaries, some of them are very much prominent and as old as Aizawl city itself, Mironglui, Banglalui, etc., etc. However, on the other hand, since all the tributaries are flowing right from several localities of Aizawl city, especially the northern part of Aizawl, where large areas of vicinities are spreading. At this moment, it has been unfortunate to see that they are the major polluter of the Chittalui. And this situation has been among the worst case scenario or a heavy cross to bear for the Safe Chittalui Committee. The river has significant historical values for the Mizo as well. It is notable to say that even the poet of the century, the greatest poet among the Mizo, has composed a song which was shown great honor and admiration for the river. If we look at the aerial photograph of Chittalui as shown in the Google map, we could have a more holistic or comprehensive view of the river. At the left side, we will see the central portion of Aizawl city where several big localities are situated. At the right side, we will see some part of another sizable locality. It is evident that both sides of the river are overcrowded, overpopulated, and immensely congested, full of houses of every size in an unplanned and uncoordinated manner. The entire garbage, waste, and any form of trash from the city is sweeping down into the Chite River and moreover further into another river, Tuirial, which disturb many farmers and harvesters at the hinterland of the river. The first thing that the committee had encountered at the outset of our venture is about the unregulated dumping of art spoils. Aizawl city is a fast-growing city. New houses construction are sprouting out everywhere, however without unplanned and proper regulation. During those days, Aizawl municipal corporations regulation were not implemented or enforced. So several years, Chittalui has been one of the favorite dumping places for builders and contractors, drivers and laborers. Another thing that we have come upon during the initial period of the movement is about excess garbage and trash. We can say that almost 99% of the trash is coming down from several localities in the city through various tributaries. When the Safe Chittalui movement was formally started in 2017, several initiatives had been taken to tackle this problem. Let me illustrate only 2-3 points. The first thing that we did was creating awareness to the people, educating the masses. Another achievement is the legislation of the Chittalui Prevention and Control of Water Pollution Act and rules. And another thing that I would like to mention is about the plastic road, which is also mentioned by the Honorable Prime Minister. I think these are just very inspiring. This is a very inspiring example and very relevant because in large parts of large parts of our country, rivers are under threat, water bodies are under threat. In villages, ponds are under threat, and I think Rosham Lenaji's pursuit and the pursuit of his colleagues
at his group is a lesson. And I don't think we would have come to know about his amazing efforts were it not for Man Ki Baat. So I think that's the power of an idea that gets national recognition and hence becomes inspiration for a lot of other people. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And also I feel that the power of content in taking forward ideas is often not recognized as much as it should be. The power of content in changing how people think and how people live. और जो ज़मीनी होने की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रेडियो की ताकत है, संगीत की ताकत है, और लोगों को समझने समझाने के जो तरीके हैं, उन 3 अलग-अलग विधाओं में हमारे 3 पैनलिस्ट्स हैं. I would like to ask Shobna ji, do you feel that this going back to basics or this recognizing of or uncluttering a lot of other things and going back to what is beautiful, eloquent and just a no-brainer in terms of a lot of way how we think, even things like parenting that we were talking about, or culture or dance or performances. How do you see this going back to basics and content? Namaskaram. I'd like to first thank the Prasar Bharati for having invited me here, as well as this platform provided by the Honorable Prime Minister. So Nilesh ji, I was just thinking when you were speaking so eloquently about poetry, about nature, it just brings up an imagery and the point just goes into your subconscious, And I think there's one thing that I would like to say about the particular writing that we have about culture. We were always, so honored to have Western writers write about. It was always like that. So the Western writers used to write about this, our Natya Shastra and all those, the Gita Govindam. So now I think whatever they do, how many ever hours that they spend with us, I don't think they're going to get it's called manvasana. Manvasana is the smell of the earth, and how they can actually put it across like an Indian would. So that is, yeah. So that's one thing. Now the second thing is, see, India has moved so much forwards in terms of every avenue, IT, modernism. But in terms of culture, I think that is our USP, So all countries are like that, whether it is Japan or France, they're known first for their culture. I just like to tell you a little anecdote to show that our strong culture is about the coexistence of our different personalities, different traditions. Once when we were going for the Padma Award, and I was in a bus, and then we had so many, I was just looking proudly, there were so many people, all of them in their traditional costumes. So you had somebody from Arunachal Pradesh, he decided to show up in his costume, and he had his feathers, and then right next to him was a very senior Carnatic vocalist. And then the way they interacted, she just, pushed across the feathers and she said, Zara, the window khol pandringla. Means, can you, so that spirit, I think, has to be encouraged, it has to be embraced. The other thing is, being an artist myself, you talk about parenting, and let me just also ask Ricky this. When he decided to become a musician, I'm sure his parents were not very, very happy. No, see? So, so it's just that we all have this need that, as he said, at 4 years, you have to get a green card and you have to achieve. But artists like us, I think we're very, very unique. We're very, very different people. We're just keyed in so differently. And I think that we have to be nourished. So that's what I do. And in terms of culture, for us,
the Indian philosophy, the Indian festivals. We're all the time celebrating, birthdays of our gods. We're all the time going on streets. We're just waiting. We're waiting to do the dole. We're waiting to throw color. So I think that's a very traditional way of reducing our angst. Right. And that's also why we have such a peaceful philosophy of just to let it be. So this is another thing that I would like to put forth. And now, when we talk about how do you inculcate the next generation? So parents, after a point, suddenly decide that academics is too much, and they say, chalo, we have to get our children more Indian. So at that time, they give them so many options. They say, chalo, go on the guitar, the drums. And the child is sitting here and saying what he has to choose. So sometimes, and most of the times, the child goes to learning piano. Because, A.R. Rahman is seen with his great Yamaha. I mean, not to say one is worse than the other. Sure. It's just that the way we've marketed the traditional arts, So why doesn't the child choose to play the chenda or choose to play the edakya? So it's the glamour quotient also. So which I'm saying it in a positive way. So when the child is there waiting, so I think we do need a young dynamic team of marketing personnel that would not do it like a charity or something like that, but just go out and see how they can market these traditional instruments, the traditional dancing, and of course, needless to say that all of these sensibilities, the aesthetics, have to be cultivated at the basic school level. So when I'm just putting everything in a nutshell. Sorry, I'm just... No, that's what it is. That's what it is. Okay. Yeah. Okay. And dance or music is not insulated, and I think that is something that needs to really go through, that it is part of our way of living, it's part of our culture which we imbibe. And sorry, go ahead. Right. So I was just speaking about aesthetics. I was going to the Tanjavur temple. It's called the Tanjavur Periya Kovil. It's so beautifully done with the sculptures, but unfortunately, a lot of these sculptures have been vandalized, right? So they don't know that they're vandalizing it. They put kumkumam, they put the vermilion, and I've had people asking me from the ASI to help out, to speak about this. So once they keep doing it, then all of this actually, it disappears. It is no more there for any kind of academic study, and it loses its beauty and its value also. So I think that also has to be taught about this vandalizing. I saw the frescoes in the Tanjavur temple, and the frescoes are really high. I don't know how someone just goes up there. It's all vegetable dye. Somebody has managed to go there and scrape their present BFF's name there. Oh man. Yeah. Sujata Heart Vijaya, or so whatever, Vijay. The operative word. Right? That's amazing. So, so I think, yes, I think it has to be inculcated at the school level. And I'll leave it to you. Thank you. Thank you. हम एक ऐसे दौर में हैं जब एक ज़मीनी कलाकार को आप तक मुझ तक हमारे फ़ोन स्क्रीन्स तक आने के लिए बचपन का प्यार या काचा बादाम करना होता है. कहीं ना कहीं हर ज़मीनी कलाकार को, लोक कलाकार को आपकी सुविधा, आपका फ़ोन, आपकी रील, आपके 15 सेकंड की जो मोहलत आपने उसको दी है, उसमें फिट होना पड़ता है, उसमें झांकना पड़ता है और छोटा सा कुछ ऐसा कर देना पड़ता है कि आप थोड़ा सा उसको देख लें. विकृत करना पड़ता है. A grassroots artist has to, in some ways, caricature themselves often to be part of your phone screen, to become part of your algorithm. And when we are doing this, we are going farther and farther away from the rawness, the intimacy, the beauty of what we have
as a culture, as a nation. And what we have is not something that is on the fringes कि जब लोग देश बनाने और बचाने और बढ़ाने की बात कर लें तो चलो थोड़ा सा कलाकारों को भी मोहलत दे दो. कलाकार वो फ्रिल्स नहीं है, वो साइड शो नहीं है. कलाकार आपकी आत्मा में है, कला आपकी आत्मा में है. गौरैया को बचाने पे अगर लोकगीत लिखे गए, अगर बरगद के इर्द गिर्द लोकगीत लिखे गए, अगर बरगद की पूजा करने की परंपराएं बनाई गई तो शायद इसीलिए बरगद बहुत से बच पाए. ये हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं. ये हॉल जो सुबह खचाखच भरा था और आज लगभग खाली है, वो लोग जो अपने घर चले गए, शायद उनके लिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह गई. और शायद हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, ये हमारा दोष है क्योंकि हम इन बातों का महत्व उनको नहीं समझा पाए. हम नहीं बता पाए उनको कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो मोटा अनाज जो खाते हो, जिसको जब पश्चिमी दुनिया जब सुपर फूड का लेबल लगा देगी तो दौड़ के जाओगे सुपरमार्केट में उसको खरीदने तुम. वरना सहजन आपके गांव-गांव में उगेगा और आप उसकी कोई कदर नहीं करोगे. आप मोरिंगा की कदर नहीं करोगे. यही तो परंपरा है हमारी. मिलेट्स तो खाते थे हम और आज मिलेट्स सुपर फूड बन गया. तो अब सब अपना इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह कटोरी में मिलेट्स डाल के और एक चम्मच लगा के और लाइट लगा के फोटो डालते हो. भैया उसी में तो वापस जाना है, वहीं से तो आए हैं. लेकिन हमारा दोष है, हम कम्युनिकेटर्स का, कि हम नहीं बता पाए आपको. हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. हम प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत है, जो आपको बता रहे हैं कि बच्चों को चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, जो बता रहे हैं कि ये अनहेल्दी फूड दो, ये ग्लैमरस है. तो ये जो लोग घर चले गए, जिन्होंने शायद उन संदेशों का, उन नदियों को बचाने का, मिजोरम की जो शायद उत्तर प्रदेश की नदियां भी हों और शायद तमिलनाडु की कोई भी नदी हो और तालाब हो, उस गौरैया को बचाने का जो देश में कहीं भी हो सकती, वो शायद संदेश का महत्व नहीं समझ पाए. यह हमारा दोष है, यह हमें निभाना होगा. मैं से पूछना चाहूंगा एज अ कंटेंट क्रिएटर, डू यू over the years do you see this trend of holding on to what we have and what is purely Indian in a very beautiful sense? Do you see this going back in terms of पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए तालियां हो जाए. Come on everybody, come on, this is the energy of young India. Thank you Nilesh bhai, thank you to the panelists. 1994 में एक 14 साल का लड़का था जिसको माता पिता पुष्की बुलाया करते थे और लोग बोलते थे सिट के, जो आज सिद्धार्थ कन्नन यहां पे है. जब मैं रेडियो पर आया था मुझे बोला गया था, सिद्धार्थ ये रहे हॉलीवुड के सीडीज, जो आज पेन ड्राइव्स आप कहते हो, जो भी कहते हो, और सुनो बैठ के. तो पहले रेडियो शो से पहले मैंने सुने ये हॉलीवुड शोज. उन्होंने बोला दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. मैं मर गया यार, मैं पसीने लथपथ हो गए क्योंकि मैं लखनऊ से आया था. बंबई में 2 दिन हुए थे, गलती से रेडियो में डाल दिया था. 14 साल के लड़के बोला कॉलेज शो है. तो मैंने मम्मी पापा अम्मा पापा से पूछा कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू क्या है. मेरे डैड ने कहा देखो तू हारा तो हारा, तेरे 2 रोटी खिला दूंगा घर में, तू मजे कर. एंड आई एक्चुअली केम ऑन रेडियो एंड आई सेड, मेरी माँ ने मुझे एक टिफिन बॉक्स दिया था जिसमें रसम और सांबार था राइस के साथ. जब गाने बज रहे थे तो मैं खा रहा था और एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहा था. और इमीडिएटली लैंडलाइन कॉल्स आने लगे कि सिद्धार्थ तुम क्या खा रहे हो, रसम सांबार बताओ और उसके बारे में. और मैं बोलने लगा. एंड दैट बिकेम द हाईएस्ट रेटेड शो इन 1994 ऑन FM रेडियो. क्योंकि मैंने वो हॉलीवुड के जो शोज सुने थे, मैं परेशान हो गया और मैं भूल गया उसके बारे में. What I like about
Our Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी मन की बात में वो प्रेरित करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, पर रेडियो की ताकत एक है कि जब लोग जो बोलता है रेडियो पर, जो बोलते हैं रेडियो पर, वो बात करते जैसे आपके दोस्त हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रेडियो पर, लगता है कि हमारा बड़ा भाई बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहा है, तो उनकी बातें और गहराई से समझ आती है। फिर रेडियो से मैं गया यूट्यूब पर सर, और यूट्यूब पर सर्टेन स्टार्स ट्रेंड मार रहे थे, और फिर मैंने जमीन से जुड़े लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इतने ट्रेंडिंग स्टार्स को इंटरव्यू कर दिया कि मैं खुद बोर होने लगा। मैंने कहा यार कितना ट्रेंडिंग करूंगा, मैं थक रहा हूं। तो मैं जमीन से जुड़े लोगों से बात करने लगा, और YouTube मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था सर, जैसे आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। पता चला पहले 2 दिन में इंटरव्यू नहीं निकला। मैंने कहा ये लो वापस चले गए, व्हाट्स अप ब्रदर, व्हाट्स गोइंग ऑन, यही शुरू करना पड़ेगा यार। फिर तोते निकलने के, पसीने आने लगे, 4 हैंकी लगाया। पर 6-7 दिन बाद वो जमीन से जुड़े हुए स्टोरीज जो कल्चर पर आधारित थे, हमारे कंट्री के कोने कोने पर जो स्ट्रगलिंग स्टोरीज थी, वो निकलने लगी। और कमेंट्स में था, सिद्धार्थ भाई आपके यूट्यूब पे ऐसे लोगों को सुनना है। एंड वुड यू बिलीव टुडे, कंजम्पशन पैटर्न पर जमीन से जुड़े लोग जो कल्चर से करीब है, उनकी कहानियां ज्यादा निकलती है दोस्तों। फिर एक बहुत बड़ा कमेंट था सर, आप लोगों ने सुना होगा, अवेंजर्स आ गया हॉलीवुड में, We need Avengers to be made in India. एक सिंपल से इंसान थे, हैदराबाद से आए, राजमौली सर, जिन्होंने हमारी कहानियां बनाई, राइज फॉल अचीवमेंट्स, जो बरसों से हमारे साथ है, सदियों से हमारे साथ है, और अब हॉलीवुड बोल रहा है We want to make बाहुबली, ladies and gentlemen। फिर मैं गलती से फॉरेन चला गया सर, गलती से, बहुत सेव किया मेहनत करने के बाद। तो मैं एक जगह गया, इबीता क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं है सर, गुस्ताखी माफ फॉर द प्रोनाउंसिएशन। वहां पे सारे लोग, इंडियंस भी अंग्रेजी म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। एक सरदार पाजी मेरे बगल में थे, और उन्होंने कहा यार काश हमारा बल्ले बल्ले यहां बजता। और दिल से बोलूं, मैं निकला वहां से सर, मैंने फोन में चलाया हमारा पंजाबी म्यूजिक। वुड यू बिलीव, स्पेनिश लोग थे मेरे इर्द गिर्द, और मैंने खुद की पार्टी बना दी सर, वो लोग सब डांस करने लगे। कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन पहले कोचेला करके एक फेस्टिवल है, जहां पे सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक बजता है और लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनने आते हैं। दिलजीत दोसांझ पाजी आए और पंजाबी म्यूजिक गाने लगे, और बोले गुस्ताखी माफ, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, पर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा। और वो ट्रेंडिंग स्टार बन गए दोस्तों। ट्रेंड कौन बनाता है? जब आप और मैं अपने सभ्यता पे, अपनी कल्चर पर गर्व महसूस करें। और ये मूवमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूं। RRR, कांतारा, क्यों फिल्में चल रही हैं? इवन इंटरव्यूज के दौरान लोग सुनना चाहते हैं इनकी कहानियां, कि गांव में क्या होता है, गांव के लोगों के साथ क्या होता है। इस वक्त आप लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो हमसे कि हमें अपने लोगों की कहानियां सुननी है। एंड दैट्स व्हाई RRR, Ricky Cage, Kantara are Oscar winners, because it is our story, our lives and our journey. मैं घर में, मेरी 7 साल की बेटी अधीरा और 4 साल की बेटी साइशा है, बड़े नटखट है, और मैं ऑफ लेट बहुत क्लासिकल म्यूजिक सुनने लगा हूं। एक चीज है अलेक्सा, बोलते अलेक्सा बजाओ, बजता है। आज सुबह 8:30 बजे मैं बड़ा खुश था नीलेश भाई, मेरी बेटी ने फोन किया, अप्पा कैन यू प्लीज गेट मी अ मृदंगम। मैंने कहा आई लव यू अधीरा, एंड आई गॉट सो इमोशनल। और मैंने अपनी अम्मा को फोन किया, मैंने कहा अम्मा जब मैं 8 साल का था आपने मुझे 2 डंडे मार के मृदंगम सिखाया, आज मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं बोला, सामने से फोन करके बोल रही अप्पा प्लीज आई वांट टू लर्न मृदंगम। ये क्यों हुआ? हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं,
दुनिया को भले ही भाषण दे कि ये करो वो करो, पर घर से भी तो शुरू होना चाहिए। और आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है। सो यस, India wants to hear the India story. The world wants to hear the India story. You and me want to hear the India story. Ladies and gentlemen, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हूं, मुझे शक्ति मिल गई कि अपने जैसे लोगों को मैं इंटरव्यू करूं। जब कोई बॉस मुझे ये नहीं कहता कि ये ट्रेंड कर रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है। और आज आपकी वजह से मैं ट्रेंड कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के अंदर ताकत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। No, absolutely. This, ये जो again mainstreaming कह रहा हूँ ironical है, because mainstreaming of an existing mainstream, which is us, which is how we live, what we eat, the songs we celebrate, all of that. और एक व्यक्ति है हमारे बीच जिसके पास इस सब का vantage है, जो इन सब को देख रही हैं और समझ रही हैं और हमको समझा रही हैं, और मैं बड़ा मुरीद हूँ उनका। पलकी शर्मा, आप इससे जो ग्रो करती है बात, इन्होंने एक सॉफ्ट पावर की बात की, कुचैला की बात की, रिकी ने अपना जिक्र किया, उसको कैसे देखती हैं? Things Indian as a soft power. Thank you. First of all, congratulations to the organizers and 100 episodes of an initiative which I think is truly unique because across the world, policymakers tend to focus on the big picture. And here is an initiative that truly celebrates the cogs in the wheel that is shaping the India story. So it's amazing. We talk about culture and culture as a currency for soft power. And while we may not see it as spelled out as policy, I think for India, for the Indian civilization and for independent India, our story was shaped through our culture. In 1947, when India became an independent country, we were not an economic power. We were not a military power. But we were a civilizational force. We were a moral force. We were a country that did not take up arms and yet defeated one of the biggest military powers of that time, that is Britain, and forced them to leave. And that is the power that helped propel India on the world stage. That is what gave us confidence. We were armed with maybe not material things, but the tolerance of Hinduism, the pacificism of Buddhism, the strength of spirituality, and the world recognized this. And we spoke up for other countries who'd been through colonial times, who'd suffered. And that is what Indian culture gave us. That is how it shaped our policy, our politics, and our understanding of the world and our relationship with the world. In the years since, we have moved on. We have sent rockets to space. आज ही की headlines है, जापान ने एक रॉकेट शायद चांद पे उतारने की कोशिश की, वो चला नहीं। स्वीडन ने एक रॉकेट लॉन्च किया, वो नॉर्वे में गिर गया, वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। The world tends to see India through its cultural lens and tends to see India as an exotic land. Unfortunately, they see us, or a lot of them see us, as an exotic basket case, as the land of snake charmers, not the land of pioneers in mathematics and medical science, not the land of epics like Mahabharata and Ramayana and many other literary masterpieces, not the land of architectural marvels that Shobnaji talked about, or dance and music. Today we are also the land of technology. We are the land of a huge talent pool that the world dips into. We are a pharmacy to the world. And whether we realize it or not, and yes, a lot more can be done to appreciate our culture, and initiatives like these are welcome. I think our culture, our sensibility is very much a part of who we are as individuals, and we carry it. We may not know it,
but it's there with us. When you talk about your daughter growing up in a village, I grew up in a village. My children are not. But through me, they learn to value things that are not there on the apps. So we give some of it forward, and what we create then is the culture that we have today. I think India is a success story because we have accepted from the world and we have given to the world without being rigid about what is right and what is wrong. We have been an open society, and that is why our culture has flourished. As I sit with this panel of very accomplished people, I feel that whatever little I'm doing in terms of storytelling, you're right, that in this day and age, even though we've just come out of a pandemic, what is viral is what works. What is trending is what works. But we are the ones who make things trend. So it will be my effort going forward to try and highlight a little more of our cultural achievements and cultural richness. But communication is a two-way street. And I think when we have conversations like these, we encourage more people to truly appreciate what we have as a country, as a people, and take it forward. Thank you. As always, words of wisdom, and thank you. और चलते चलते मुझे वो बात याद आ रही है जो मैं आजकल रोज अपने रेडियो शो पर कहता हूँ कि हमें अक्सर आगे बढ़ने के लिए अपनी जड़ों की ओर वापस जाना पड़ता है. मेरी एक कॉलेज की दोस्त ने मुझे एक बार बहुत पहले कहा था, sometimes we have to go back to where it all began. And I think that's what this conversation has been about. That's what this day is about. That's what Man Ki Baat is about in many forms. Going back to those beautiful and powerful ideas and people who bear those ideas and live those ideas, so that we may live better, we may live our lives healthier, in a more mindful manner, in a more giving manner, and just become better human beings. Thank you so much, panel, and thank you so much, audience. Thank you so much, Nilesh ji, and our power-packed panel. I'm going to quickly request Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Vikram Sahai ji, to kindly come on the stage so that we felicitate our power-packed, star-studded panel of distinguished guests. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please, as a mark of our gratitude and thank you, Dil Se, for being part of this National Conclave Man Ki Baat at 100, proudly curated by Information and Broadcasting Ministry as well as Prasar Bharati. Vikram Sahai, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. R.J. Kannan, thank you. Bahut bahut dhanyawad. Shobna ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Much celebrated Shobna Chandra Kumar. Ladies and gentlemen, please put your hands together also for our other distinguished panelists, Ricky Cage, 3-time Grammy Award winner Ricky Cage and Palki Sharma. Yes, all good things happen like this. Thank you very much. Palki. So now we say thank you, Palki Sharma. Thank you so much for being part of this INB Ministry initiative. Also thanking Jagat Kinkhabala, Man Ki Baat mention, and also with that, let me quickly, huge round of applause for Rochi Malina from Mizoram for Man Ki Baat, special mention by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Man Ki Baat, one of the episodes of Man Ki Baat. तालियां तो बजनी चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, प्लीज.
And नीलेश मिश्रा, as always, आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं हम सब. नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, we break for lunch, a quick luncheon. And I would request all of you to reassemble. हम सेम प्लेनरी हॉल में 2:10 पे मिलेंगे. 2:15 तक आप प्लीज अंदर आ जाइएगा. हमारा अगला पैनल तैयार है और अगला पैनल इससे भी बेहतर और शानदार और धुआंधार पैनल है. मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी. वो भी एक स्टार स्टडेड पैनल है. 2:15 we are going to meet you in the hall again. 2:15. For first panel, Nari Shakti, which will be moderated by Richa Anirudh. She's there. A huge round of applause, and can we have a huge round of applause for the panel?